जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हिंदी में प्राचीन इतिहास कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इसको जो अब तक पढ़ा वो किस तरीके से पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में। ठीक है, जब इंसान को लिखना पढ़ना इतना सब कुछ नहीं आता था, जंगलों में रहता था, शिकार करता था, बात खत्म। स्टोन एज के बारे में हमने सीखा। सबसे पहली एज कौन सी? स्टोन एज के बारे में सीखा, या स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा। सीखा क्या? पढ़ा। स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि इसके बाद हमने पढ़ा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। मतलब एक ऐसा काल जिसमें इंसान को लिखना तो आता था, लेकिन उसने क्या लिखा क्या नहीं करा वो बात हमें समझ में नहीं आती। पूरी जानकारी जो है पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, ऋग्वेदिक काल के बारे में, ऋग्वेदिक काल के बारे में। ठीक है, ऋग्वेदिक काल, इसमें मनुष्यों को लिखना आता था। हम उसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जानकारी मिलती है, लिखे हुए स्रोत मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस समय कैसी व्यवस्था रही, कैसी व्यवस्था नहीं रही, हम इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। अगर हम ऋग्वेदिक काल के बारे में हम देखें कि ऋग्वेदिक काल कब से कब तक रहा, तो ये कब से कब तक रहा आपका? 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे 1500 साल पहले का इतिहास। ठीक है, आज से 1500 पहले का नहीं, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले का इतिहास जो कहलाता है भारत में, वो क्या है? ऋग्वेदिक काल के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। तो ऋग्वेदिक काल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेदिक काल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो इसमें जो रचना हुई वो किसकी हुई? ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, दूसरा, यहाँ की सोसाइटी कैसी रही? सोसाइटी में हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ के चिल्ड्रन, महिलाएं, वुमन, इनकी कंडीशन कैसी रही? ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा? समाज किस तरीके का था? जैसा आज हमें दिखाई देता है वैसा, या फिर कुछ अलग था? दूसरा, इस पॉलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब राजा या किंग कैसे चुना जाता था, उसको कौन-कौन हेल्प करता था, इस तरीके की चीजें। तीसरा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक नहीं था। ठीक है, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इस समय इंडस्ट्री थी, या एग्रीकल्चर था, या एनिमल हस्बेंड्री थी, क्या-क्या सिस्टम था, कैसे-कैसे था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में अच्छी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको लापरवाही के संग नहीं बल्कि अच्छे से इसको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं किसके बारे में? ऋग्वेदिक काल के बारे में। ठीक है? तो समझो, चैप्टर है हमारा चैप्टर है हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक काल। हिंदी में बोलेंगे वैदिक काल, इंग्लिश में बोलेंगे वैदिक पीरियड। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय रहा 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल का समय रहा आपका 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड का समय कब से कब तक रहा? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक पीरियड काल का समय कब से कब तक रहा? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक ये समय रहा। इस बात को हम समझते हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाया जा रहा है। इस बात की टेंशन मत लेना कि इंग्लिश वाले हम क्या करें, हिंदी वाले हमें क्या कह रहे हैं। और बल्कि दोनों भाषाओं में जानकारी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ऑप्शन दिए जाते हैं हमें कुछ बातें हिंदी में समझ में नहीं आती, कुछ बातें इंग्लिश में समझ में नहीं आती। जब दोनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता होता है तो बढ़िया एग्जाम जाता है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ये काल रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो इस समय क्या हुआ, इस काल की शुरुआत मानी जाती है कि जब आर्य भारत में आए, एडवेंट ऑफ आर्यंस का आगमन। ठीक है? जैसे आज जो हमें भारत नजर आता है, जो आर्यंस है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जो आर्यंस है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि वो बाहर से भारत में आए थे। ठीक है?
तो वो आर्यन जो है वो भारत के मूल निवासी नहीं है। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे दयानंद सरस्वती जी की एक बुक है सत्यार्थ, उसमें जिक्र मिलता है कि जो आर्यंस आए थे वो कहाँ से आए थे, तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। दयानंद सरस्वती की एक बुक है जिसका क्या नाम है, सत्यार्थ, उसमें जिक्र मिलता है कि जो आर्यंस आए थे वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा सत्यार्थ निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, तो किसकी, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। तो कहाँ से उन्होंने माना कि तिब्बत से आए थे। वहीं एक शख्स और है बाल गंगाधर तिलक, उनकी एक किताब है द आर्टिक होम्स इन वेदास, इन्होंने माना कि आर्यंस कहाँ से आए थे, आर्टिक से आए थे। ठीक है। इतिहासकारों के बीच में बहुत मतभेद रहा कि भाई आखिरकार आर्यंस आए कहाँ से थे, कहाँ से नहीं आए थे, क्या बात थी क्या नहीं। तो कंक्लूजन निकला वो कहीं ना कहीं यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में से, मतलब यहाँ कहीं से क्षेत्र में से वो आए हैं। ठीक है, कि वो यूरेशिया वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं से भारत में आए थे। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। खुद को ये श्रेष्ठ मानते थे, कहते थे कि भाई हम ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, खुद को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। अब यहाँ के जो मूल निवासी तो उनको बोला गया अनार्य, मतलब जो आर्य नहीं थे। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको क्या बोला गया, भारत के जो मूल निवासी थे उनको क्या बोला गया, अनार्य। और जो यहाँ के मूल निवासी नहीं बल्कि जो बाहर से आए थे यहाँ, उनको क्या बोला गया, आर्य बोला गया। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर कि आर्यंस कहाँ से आए थे, कहीं ना कहीं मध्य एशिया से या यूरेशिया वाले क्षेत्र से आए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ से, बाल गंगाधर की किताब द आर्टिक होम्स ऑफ वेदास से मिलती है। और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। खुद को श्रेष्ठ मानते थे। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको क्या कहा गया, अनार्य कहा गया। और जो बाहर से आए थे वो कौन थे, आर्य थे। ठीक है। अगला अगला अगर देखा जाए, जो आर्यंस थे वो आए जब उन्होंने यहाँ पे भारत में आए तो बहुत किस किस क्षेत्र में जाकर रुके, कैसे कैसे उन्होंने किसको, किस पर्वत को क्या कहा क्या नहीं कहा, इस सब चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में जिक्र मिलता है, सॉरी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमवंत, ऋग्वेद में हिमवंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, हिमालय के लिए यूज किया गया है। मुझवंत किसके लिए यूज किया गया है, हिमालय की एक चोटी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में हिमवंत शब्द जो यूज किया गया है वो किसके लिए, हिमालय के लिए यूज किया गया है। और मुझवंत जो एक शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, हिमालय की एक चोटी के लिए यूज किया गया। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और हिमालय पे एक वनस्पति पाई जाती है, सोम वनस्पति, जिससे वो क्या बनाते थे, सोमरस बनाते थे, सोमरस बनाते थे। ठीक है। इसी तरीके से ऋग्वेद में जो समुद्र के लिए हमें शब्द यूज मिला है वो क्या मिला है, अर्णव, अर्णव शब्द यूज मिला है। और 4 अर्णव वर्ग शब्द मिले हैं। तो समुद्र के लिए क्या शब्द मिलता है, अर्णव, अर्णव। एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग्वेद में अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग है, ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्णव शब्द किसके लिए यूज किया मिलता है, हमें समुद्र के लिए यूज मिलता है। उसी तरीके से मरुस्थल के लिए जो हमें शब्द यूज मिलता है वो क्या मिलता है, धन, धन्व। ठीक है, मरुस्थल के लिए जो हमें शब्द मिलता है वो क्या मिलता है, धन्व मिलता है। उसी तरीके से ऋग्वेद में कुछ नदियों का जिक्र मिलता है। जैसे हम देखें कि जो सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वो किस नदी का मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है, क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा और इस वाले इलाके में आके आर्यंस रुके थे। यहाँ पे जो नदी बहती है वो कौन सी नदी होके बहती है, सिंधु नदी होके बहती है। इस वजह से ऋग्वैदिक काल में जो सबसे अधिक जिक्र मिलता है वो किस नदी का मिलता है, किस नदी का मिलता है, सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और सबसे कम किस नदी का जिक्र मिलता है, गंगा और यमुना नदी का जिक्र मिलता है, क्योंकि वो इस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाए थे। ठीक है, वो किस क्षेत्र तक सीमित थे, सिंधु नदी तक सीमित था उनका क्षेत्र। इस वजह से सबसे अधिक जानकारी जो मिलती है किसके बारे में मिलती है, सिंधु नदी के बारे में मिलती है 21 बार। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में, तो वो कौन सी नदी थी, सरस्वती जिसे क्या कहा गया, नदीत्मा या अम्बेत्मा कहा गया। एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है, मतलब किसका सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया, सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो सरस्वती नदी को माना गया। उसी तरीके से हम देखते हैं नदी के कुछ प्राचीन नाम आज किस नाम से जाना जाता है, और
प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन मतलब ओल्ड टाइम में कि या ओल्ड एज में उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे आज के समय एक रिवर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, गंडक, घग्गर और सिंधु। तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। चिनाब नदी को अकिशनी, रावी नदी को परूषणी, ब्यास नदी को विपाशा, सतलुज नदी को सतुद्री, ठीक है, गंडक नदी को सदानीरा, घग्गर को सरस्वती, सिंधु को सिंध, इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। चिनाब नदी को अकिशनी, रावी नदी को परूषणी, व्यास नदी को विपाशा, सतलुज नदी को सतुद्री। ठीक है, इसकी ट्रिक ये है, देखो, जैसे झेलम, वी से वितस्ता, ये थोड़ा अलग है। जैसे चिनाब, आ से अकिशनी, रा से रावी, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? परूषणी। और व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा। और सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता था? सतुद्री। ठीक है, ठीक। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, जो को रब से, ठीक है, जा से झेलम, का से चिनाब, जो, और रा से रावी, बा से ब्यास, सा से सतलुज। ठीक है, ठीक है, जो को रब से, वो आप पर, आप पर बस बसे, वो आप पर बसे। जो को रब से, वो आप पर बसे। ठीक है, बा से तिस्ता, आ से आकीसनी, पा से परूषणी, ठीक है, बा से विपाशा, सा से सतुद्री। ये ट्रिक हुई, इस ट्रिक के द्वारा आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये रहा नदी के बारे में। अगली जानकारी देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से समझिए ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ से एक नदी जा रही है, सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस नदी के पास आके कौन बस गए हैं? आर्यंस आके बस गए हैं। तब वो इधर कहीं आके बसे हैं। अब वो क्या काम करेंगे भाई? जम्मू कश्मीर वाला इलाका पहाड़ी वाला इलाका है, उनको चढ़ना पड़ेगा, इसको खोजना पड़ेगा। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण और दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने करा? एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं अगर देखें, उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने करा? राजा विदय के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने करा। वहीं अगर दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने करा? अगस्त्य ऋषि ने करा। ठीक है, उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदय के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने करा। और दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने करा? अगस्त्य ऋषि ने करा। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने करा? अगस्त्य ऋषि ने करा। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने करा? गौतम राहुगढ़ ने करा। ठीक है, और इस समय कैसी व्यवस्था थी, कैसा समाज था? तो क्या वो शहरी था या ग्रामीण था? शहरी मतलब शहरी मतलब अर्बन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अर्बन, ग्रामीण को बोलते हैं रूरल। ठीक है, तो इस समय कैसा था? रूरल सेटलमेंट था इनका। और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कहा जाए जीवन यापन के लिए या जो लाइवलीहुड के लिए, क्या सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया जाता था? एग्रीकल्चर पे, जिसके लिए जरूरत होती थी किसकी? काऊ की। इस वजह से सबसे प्रिय पशु कौन सा रहा ऋग वैदिक काल में? तो कौन सा रहा? गाय रही, गाय। और गाय किसका सूचक माना जाता था? समृद्धि मतलब वेल्थ। ठीक है, और गाय के स्लॉटर या गाय की हत्या पे, गो हत्या पे क्या था? बैन लगा रखा था। तो इस समय कैसी व्यवस्था थी? ठीक है, या कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? तो हमें रूरल स्ट्रक्चर, जिस वजह से जो एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी है वो ज्यादा हो रही थी। और जो काव है, जो गाय है, वो सबसे ज्यादा प्रिय पशु है, फेवरेट एनिमल है।
और गाय को ही सूचक माना गया किसका? वेल्थ का, और गाय के स्लॉटर या गो हत्या पे बैन था। ठीक है। और इस समय जो राजा चुना जाता था या जो किंग चुना जाता था, उसका प्रमुख काम क्या होता था? उसका वर्क क्या होता था? उस किंग का वर्क क्या होता था? उसका वर्क होता था गाय की खोज करना। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? गवस्टी। 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 ठीक है। गवस्टी का एग्जाम पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में। गवस्टी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? गाय की खोज। गाय की खोज। ठीक है। तो राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था? गाय की खोज, सर्च फॉर काउ। ठीक है। इसी समय अगर हम देखें, इस समय अगर हम देखें, कोई राजनीतिक व्यवस्था देखें, इस समय की पॉलिटी देखें कि किस तरीके की थी, किस तरीके की नहीं थी, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। समझो बात को। तो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या थी? कुल। कुल या फैमिली, एक तरीके से कुल। कुल। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई कुल। ठीक है। जिसका जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलपति। फैमिली, फैमिली को क्या कहा जाता था? कुल। ठीक है, एक तरीके से। और उसका जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। कुल से बड़ी इकाई होती थी या बड़ी यूनिट होती थी ग्राम। ग्राम का जो हेड था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामनी। ठीक है। उससे बड़ी इकाई होती थी बिस। बिस। बिस का जो हेड था उसको क्या कहा जाता था? बिस्पति। ठीक है। उससे बड़ी इकाई होती थी जन। और जन का जो हेड होता था उसको बोला जाता था जनस्य गोप। जनस्य गोप। और जन से बड़ी जो यूनिट होती थी उसको बोला जाता था राष्ट्र, जिसका प्रमुख या जिसका हेड कौन होता था? राजन। ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट राष्ट्र, जिसका हेड कौन? राजन। उससे छोटी जन। जन का हेड कौन? जनस्य गोप। उससे स्मॉलेस्ट कौन सी? बिस। बिस का हेड कौन? बिस्पति। बिस से छोटी ग्राम। ग्राम का हेड कौन? ग्रामणी। उससे छोटी कुल। कुल का हेड कौन? कुलपति। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? सबसे प्रमुख या सबसे इंपोर्टेंट कौन सी थी? जन। ठीक है, इस बात को याद रखना, सबसे इंपोर्टेंट कौन सी थी? जन थी। ठीक है। इसके बाद हमें एक घटना देखने को मिलती है। वो घटना ये है जो हमें मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलती है। ऋग्वेद जिस तरीके से एक बुक होती है, बुक में मंडल यूनिट दे रखी होती है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, उसी तरीके से ऋग्वेद जो है उसमें एक मंडल दे रखा है, 7th मंडल। उसमें हमें एक वॉर देखने को मिलती है जिसको क्या कहा गया? 10 राज युद्ध। एग्जाम में पूछा जाएगा 10 राज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है? तो किस में मिलती है? 7वें मंडल में मिलती है। या 10 राज युद्ध की चर्चा निम्नलिखित में से किस वेद में मिलती है? तो किस में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। तो ये क्या थी, ये समझते हैं। एक जन, देखो जन आपने अभी समझा, जन किसको किधर गया? हाँ, जन। ये हो जन, जन यूनिट। ठीक है। तो इस समय एक जन था जिसका क्या नाम था? भरत। भरत जन। ठीक है। जिसका राजा था दियोदास। राजा का क्या नाम था? दियोदास। उस समय जो प्रीस्ट था, दियोदास का जो प्रीस्ट या जो पुरोहित था, जो पंडित था, वो कौन था? विश्वामित्र। दियोदास के समय जो प्रीस्ट था उसका क्या नाम था? विश्वामित्र। दियोदास का बेटा हुआ सुदास। सुदास ने जो प्रीस्ट था वो विश्वामित्र की जगह किसको बना लिया? वशिष्ठ को प्रीस्ट बना लिया। ये बात किसको बुरी लगी? विश्वामित्र को बुरी लगी। और विश्वामित्र ने क्या काम करा? 5 आर्य और 5 अनार्य। आर्य मतलब ऐसे ऐसे जन जिनको कौन रूल कर रहे थे? आर्यंस रूल कर रहे थे। और 5 ऐसे जन जिनको कौन रूल कर रहे थे? यहाँ के नेटिव रूल कर रहे थे, या नॉन आर्यंस रूल कर रहे थे, अनार्य रूल्स कर रहे थे। इन्होंने विश्वामित्र ने इन 10 को इकट्ठा करा और रावी नदी के किनारे लड़ाई होती है किस किस के बीच में? सुदास और इन 10 जनों के बीच में, 10 जन के बीच में। ठीक है। जिसमें कौन जीतता है? सुदास जीतता है। ठीक है। इसी के नाम पे भारत नाम पड़ा। ठीक है। भारत का नाम किस पे पड़ा? भरत जन पर पड़ा। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा 10 राज युद्ध, 10 राजन फौट किस नदी के ऊपर लड़ी गई? तो किस पे? रावी नदी के ऊपर लड़ी गई। रावी नदी के ऊपर लड़ी गई। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब कोई भी संस्था चल रही है या कोई भी समाज चल रहा है तो वहां पे कुछ पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या ब्रांच होती हैं, जिनके ज़रिए जो भी वर्क है वो कंप्लीट होता है। उसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में भी थी। समझते हैं ऐसे क्या? ठीक है? कुछ राजनीतिक संस्थाएँ, एक ब्रांच, जिसमें से एक का नाम है विदत। विदत, ठीक है? ये किस लिए थी? ये किसके लिए थी? रिलीजियस पर्पस के लिए थी, धार्मिक संस्था थी। कैसी थी? विदत क्या थी? धार्मिक संस्था। याद रखना, विदत क्या थी? धार्मिक संस्था। रिलीजियस पर्पस के लिए इसका उसको यूज़ किया जाता था, ठीक है? डिबेट होती थी रिलीजियस टॉपिक पे, इस तरीके की चीज़ें। विदत किसके लिए? रिलीजियस पर्पस के लिए इसका यूज़ होता था। वुमेन इसमें अलाउ थी, हाँ भाई, जो महिलाएँ थी वो इसमें भाग ले सकती थी, ठीक है? लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। देखो समझो बात को, जब भी समाज में या सोसाइटी में रूढ़िवादिता आ जाती है या कहा जाए ऑर्थोडॉक्स की तरफ वो चलनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले जो सबसे नीचे के लोअर स्ट्रेटा या सबसे कहा जाए जो पुअर होते हैं, उनके राइट्स खत्म करती है। फिर उसके बाद वुमेन्स, इनके राइट्स की ओर खत्म करना शुरू होते हैं। मतलब कहीं न कहीं जो अपर है वो कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़ को। तो वही देखने को मिलता है यहाँ। ठीक। तो विदत फॉर रिलीजियन पर्पस, धार्मिक संस्था थी ये, जिसमें वुमन अलाउ थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वुमन अलाउ नहीं थी। एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग वैदिक काल में विदत में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी? हाँ, वो थी। ठीक है, पार्टिसिपेशन करने का राइट्स था वुमेन्स के पास विदत में। किस समय? ऋग वैदिक काल में। बट इन लेटर वैदिक पीरियड वुमन हैड नो राइट टू पार्टिसिपेट इन विदत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगली एक उसी तरीके से एक राजनीतिक संस्था है जिसका क्या नाम है? समिति। जिसको क्या कहा गया? समिति। ठीक है? ये किसके लिए होती थी? कॉमन पीपल के लिए, आम जनता के लिए। इसमें कौन भाग लेती थी? आम जनता। मान लो किसी को कोई शिकायत है कि हमें कुआँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती थी, कॉमन पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इसका प्रमुख या जो कहा जाए प्रमुख को इंग्लिश में बोलते हैं इसका हेड। इसका हेड जो होता था वो कौन होता था? ईशान। ठीक है? हेड कौन होता था? ईशान होता था। समिति समिति में कौन पार्टिसिपेट करते थे? कॉमन पीपल, आम जनता। और लुडविक एक शख्स हुए, लुडविक ने इसको कैसे कंसीडर किया है? जैसे आज की लोकसभा। ठीक है? लुडविक ने समिति की तुलना आज की लोकसभा से की है। ठीक है? लुडविक कंपेयर्ड समिति 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 एज टुडेज लोकसभा। ठीक है? आज की लोकसभा से कंपैरिजन कराया किसका? समिति से। एक और राजनीतिक संस्था थी जिसका क्या नाम था? सभा। इसमें भी वुमेन पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सभा सभा इसमें विशिष्ट लोग, मतलब कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज, जो विशेष लोग होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी तुलना आज के लोग राज्यसभा से करिए किसने? लुड्विक। देखो जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में लोग जो एमएलए वगैरह होते हैं वो चुन के भेजते हैं कि ये क्षेत्र का एक्सपर्ट, ये क्षेत्र का एक्सपर्ट, तो उसको चुन के भेजते हैं। वहीं अगर हम लोकसभा में बात करें तो उसके इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, और हम उनको चुनते हैं और पार्लियामेंट भेजते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे सब आम जनता पार्टिसिपेट कर रही थी, उसको किसकी तुलना करेगी? उसकी लोकसभा से। और जहाँ पे कुछ विशेष या कुछ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल ही पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, उसकी तुलना करी गई किससे? राज्यसभा से। ठीक है? तो हमने किस-किस के बारे में पढ़ा? सभा, समिति और विदत, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। ठीक है? और अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया। प्रजापति एक तरीके से मतलब समझो किंग। किंग की 2 पुत्रियाँ किसे कहा गया है? सभा और समिति। सभा मतलब लोक, आज के समय में देखो लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब समझो सभा और समिति की कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। मतलब आम जनता की बात को सुनो, और जो स्पेशल, जो मतलब कहा जाए जो विशिष्ट लोग हैं, वो कुछ बात करके लेके आए हैं व्यापार के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो उनकी बात को भी सुनो, इस तरीके की।
तो इस समय की हम देखते हैं अगली बात, सामाजिक व्यवस्था। अच्छा, ये बताओ अगर एग्जाम में पूछा जाए, अथर्ववेद में किसकी तुलना प्रजापति की अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्री किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सभा और समिति, ऑप्शन बी समिति और विदत, ऑप्शन सी सभा और विदत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं। तो किसकी तुलना करी गई है? सभा और समिति की, ये बात याद रखना। विदत क्या थी? एक रिलीजियस ब्रांच थी। ठीक। अब बात करते हैं हम सोसाइटी के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। ऋग्वेद के 10वें मंडल में या नवीन मंडल में हमें चर्चा मिलती है किसकी? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चर्चा मिलती है किसकी? वर्णा सिस्टम, जो एक क्या है? नवीन मंडल है। मतलब क्या है? एक न्यू। नवीन का मतलब होता है न्यू मंडल। ठीक। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जिक्र मिलती है जिसमें हमें पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है कि एक मनुष्य, एक जिस तरीके से मनुष्य है उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मनुष्य है, इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं। तो जो मुख से, उन्होंने कहा कि जो मुख से जन्म हुआ है वो किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का। जो आम से जन्म हुआ है वो किसका? क्षत्रिय का। जो थाई से जन्म हुआ है, मतलब जांग से जो जन्म हुआ है वो किसका? वैश्य से। जो पैरों से जन्म हुआ है वो किसका? शूद्र से। ठीक है। और समझ लो कि भारत के इतिहास में किसी भी व्यवस्था का इतना मिसयूज नहीं हुआ जितना किसका? इस वर्ण व्यवस्था का मिसयूज हुआ। और ये वर्ण जो जो वर्ण व्यवस्था थी आज के समय में क्या बन चुकी है? विष व्यवस्था। समझ रहे हो? विष व्यवस्था कहना भी इसको गलत नहीं होगा कि इंसान को इंसान से अलग कर दो, ये है, ये वो है, पता नहीं क्या चीजें, 36 तरह की चीजें। ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई इंसान है, उसके अगर पैर काट दिए जाएं तो वो अपंग हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग हो जाएगा। तो अगर हम किसी को भी मुख्य धारा से अगर अलग कर दे रहे हैं तो आप तो यही काम कर रहे हो, किसी को विकलांग कर रहे हो। ठीक है, लोगों की बात समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को इससे फायदा होता है। तो पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है हमें कहाँ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो जिसमें कहा गया कि भाई ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई किससे? मुख से। क्षत्रिय की ब्राह्मण उत्पत्ति हुई आम से, मतलब हाथों से। और वैश्य की जांघों से। और शूद्र की फीट से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इस समय अगर हम देखें कि जो महिलाओं की कंडीशन थी वो कैसी थी, तो स्त्रियों को क्या कहा जाता था? शिवा व मंगला कहा जाता था। इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, अपने मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। ठीक है। और वेदों को पढ़ने का अधिकार था। और जो वेदों को स्त्रियां पढ़ती थी उन्हें कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी। तो वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, इनको शिवा व मंगला कहा जाता था। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, अपनी मनपसंद इंसान से शादी करने का अधिकार था, अपना वर चुनने का अधिकार था। स्पाउस मतलब वर चुनने का अधिकार था। और ये इनको, जो स्त्रियां वेद पढ़ती थी उनको क्या बोला जाता था? ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और जिनका, कुछ स्त्रियां ऐसी थी जिनका विवाह कुछ देर से होता था, बहुत देर से होता था, मतलब काफी एज में होता था। कुछ अविवाहित रहती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। अविवाहित रहती थी, अनमैरिड रहती थी, जिनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है। और विडो रीमैरिज, मतलब विडो रीमैरिज को क्या कहा जाता था? नियोग विवाह कहा जाता था। नियोग विवाह अलाउ था कि हाँ भाई नियोग विवाह हो जाता था। ठीक है। विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ऋग्वैदिक काल में हमें चाइल्ड मैरिज नहीं देखने को मिलती कि भाई जब एक मैच्योर हो जाता था तब उनका विवाह किया जाता था, बाल विवाह नहीं होता था। लेकिन आज के समय में देखो, सोसाइटी में आज के समय में देखो, बाल विवाह बाल विवाह हो जाता है। ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी, मतलब जो वंश चलेगा वो किसके नाम से चलेगा? फादर के नाम से चलेगा। जैसे ये फादर है, इसके बाद जो बेटा है किसके नाम पे पड़ेगा? इसके फादर के नाम पे पड़ेगा, इसका ये इसके नाम पे पड़ेगा। तो सोसाइटी हमें कैसी देखने को मिलती है? पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। बाल विवाह नहीं होता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और मैरिज
या जो विवाह का जो उद्देश्य होता था वो क्या होता था, पुत्र प्राप्ति होती थी, सन, कि भैया बस बेटा मिल जाए। ठीक है। और इस समय अगर हम देखें कुछ क्लोथ्स व ऑर्नामेंट देखें किस तरीके के वस्तु या आभूषण यूज किए जाते थे, तो इस समय के लोग पगड़ी यूज करते थे, कॉटन क्लॉथ सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, और भेड़ के बाल मतलब जिसे ऊन कहते हैं उसका प्रयोग करते थे, जिसे क्या बोलते हैं, अभिऊषणा बोलते हैं, अभिऊषणा बोलते हैं, अभिऊषणा बोलते थे इस समय। एग्जाम में पूछा था क्या ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से, ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग किया जाता था, पगड़ी, कॉटन वस्त्र, अभिभूषणा, एक आधा और दे देगा नाम। ठीक है, तो पगड़ी का यूज किया जाता था, हमें पता है, कॉटन वस्त्र का, ठीक है, अभिभूषणा का भी प्रयोग किया जाता था। वस्त्र इस समय तीन प्रकार के होते थे, एक कमर से ऊपर के, एक कमर से नीचे के, एक ऊपर से ओढ़ने के। ठीक है, जो कमर के ऊपर का वस्त्र होता था, जैसे आपने महाभारत देखी है कि कमर से ऊपर एक गमछा टाइप में वो हाथों में डाले रहते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, बास। और जो कमर के नीचे होता था उसको बोलते थे निवि। जो ओढ़ने का वस्त्र होता था उसको क्या बोलते थे, निस्क। ठीक है, कमर से ऊपर के वस्त्र को क्या बोला जाता था, बास, कमर से नीचे के वस्त्र को निबी, और ओढ़ने के वस्त्र को निस्क बोला जाता था। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं किसके बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, इस समय की इकोनॉमी कैसी थी। तो इस समय पशुपालन अच्छा खासा होता था, एग्रीकल्चर ज्यादा करते नहीं थे। ठीक है, क्या क्या पशु पालते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे। गाय और घोड़ा मतलब काऊ और हॉर्स जो था इस समय सबसे प्रिय पशु, फेवरेट एनिमल था, फेवरेट एनिमल था। ठीक है, जिसकी तुलना किससे की जाती थी, पुत्र से तुलना करी जाती थी, किसकी, गाय की और घोड़े से। गाय की और घोड़े की तुलना किससे करी जाती थी, पुत्र से तुलना की जाती थी। इसके लिए कुछ हमें शब्द मिलते हैं, जैसे गोहंता किसके लिए यूज होता था, अतिथि गेस्ट के लिए एक शब्द यूज होता था, गोहंता। गुवेषणा, ये इसका क्या अर्थ होता था, गाय की चोरी के बाद जो खोज होती थी उसको क्या बोला जाता था, गवेषणा। एक बार एग्जाम में पूछा गया पीसीएस में। गौव्यूति किसके लिए यूज होता था, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। गोधली किसके लिए, समय के लिए, टाइम। गोमांत धनवान के लिए, वेल्थी पीपल के लिए। गोपति किसके लिए वर्ड यूज होता था, राजा। किंग को क्या कहते थे, गोपति। ठीक है, और इस समय जो हाथी था, हाथी को क्या कहा जाता था, मृद हस्तिन। मृद हस्तिन किसको कहा जाता था, हाथी को, एलिफेंट को, एलिफेंट। और एलिफेंट को इस समय तक पालतू नहीं बनाया गया था, एलिफेंट को इस समय तक पालतू नहीं बनाया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से किस किस पशु को पालतू नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कुत्ता। तो किसको किसको पालतू नहीं बना पाए थे इस समय तक, हाथी को पालतू नहीं बना पाए थे, इतना आप याद रखना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी हमें कुछ देखने को मिलती है, जैसे कुछ नाम याद रखना, जैसे यव, यव शब्द, यव शब्द जो मिलता है वो हमें किसके लिए मिलता है, वार्ले, जौ के लिए मिलता है। कुलिया, कुलिया जो शब्द यूज होता है वो किसके लिए, कैनाल या सिंचाई वाली नाली के लिए शब्द यूज होता है, कुलिया। कुलिया वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए, सिंचाई वाली नाली के लिए यूज होता है। किनास शब्द किसके लिए यूज होता है, फार्मर, किसान के लिए यूज होता है। करीज शब्द यूज होता है किसके लिए, गोबर की खाद के लिए। काउ डंग मैन्यूर के लिए यूज होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि यो शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी सरसों, इस तरीके के, कपास, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। तो यह शब्द किसके लिए यूज होता है, जौ, बार्ले के लिए यूज होता है। पुलिया शब्द किसके लिए यूज होता है, कैनाल के लिए यूज होता है। किनास शब्द किसके लिए यूज होता है, फार्मर के लिए। करिए शब्द किसके लिए यूज होता है, गोबर की खाद, काउ डंग मैन्यूर के लिए यूज होता है। ठीक है, साथ साथ बोलो, यो यव शब्द किसके लिए, जौ के लिए। कुलिया किसके लिए, सिंचाई वाली नाली के लिए। किनास किसके लिए, किसान के लिए। करीस किसके लिए, गोबर के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये क्या रही, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, व्यापारी जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर जो मर्चेंट, जो व्यापारी के लिए एक शब्द यूज होता है ऋग्वेदिक काल में, क्या, कड़ी। और संपत्ति के लिए क्या शब्द, या वेल्थ के लिए क्या शब्द यूज होता है, क्या, रई, रई। ठीक है, अगला है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन, मानवीय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण। जैसे मान लीजिए तूफान है, क्या है वो, एक प्राकृतिक इवेंट है, तो उसको किससे कंसीडर कर दिया गया, गॉड से। ठीक है, फायर है, फायर को भी किससे, गॉड, गॉड से, भगवान से। तो मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें हमें दिखाई देती है उसको जोड़ दिया गया, उसका मानवीकरण कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या क्या कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया। इसको ही बोला गया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। अगला है इंद्र। कुछ प्रमुख देवता रहे इस समय, जैसे सबसे प्रमुख देवता है, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से रहे, इंद्र। सबसे इंपोर्टेंट गॉड्स कौन सा रहा इस समय, इंद्र। इंद्र को क्या बोला गया, भवनों को नष्ट करने वाला। और इसकी चर्चा जो मिलती है वो कितनी बार चर्चा मिलती है ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में 250 बार। इसको युद्ध व वर्षा का देवता भी कहा गया। युद्ध मतलब वॉर एंड रेन, गॉड ऑफ रेन। किसको का बोला गया, इंद्र को बोला गया। या भवनों को नष्ट करने वाला बोला गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट बोला गया, पुरंदर बोला गया, पुरंदर और पितरंता बोला गया। ठीक है, तो इंद्र को क्या बोला गया, युद्ध व वर्षा का देवता। ठीक, और भवनों को नष्ट करने वाला है। इसकी चर्चा में कितनी बार मिलती है, 250 बार मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था ऋग्वेदिक काल में, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, तो कौन सा थे, इंद्र थे। ठीक है, इनको क्या बोला गया, भवनों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। अगला सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन, अग्नि, जिसकी चर्चा ऋग्वेदिक काल में कितनी बार मिलती है, 200 बार मिलती है। जिसको किस नाम से जाना गया, हरियस दंत और सहस्त्र दंत। हरियस दंत और सहस्त्र दंत के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंटरमीडिएटरी गॉड बोला जाता है, मध्यस्थता करने वाला, मतलब मध्यस्थता करने वाला गॉड। ठीक है, जैसे मान लो इंसान है, ह्यूमन, और इधर क्या है, गॉड। अब दोनों आपस में मिले कैसे, आपस में तो मिल नहीं सकते। तो इनको जो मिलवाने का काम करता है कौन करता है, अग्नि। इस वजह से जब हवन होता है तो उसमें जो चीजें डाली जाती हैं वो किस में दी जाती है, अग्नि में। आहुति किस में दी जाती है, अग्नि में दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अग्नि क्या है, इंटरमीडिएटरी गॉड। 200 बार चर्चा मिली है। दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन रहे ऋग्वेदिक काल में, अग्नि। इसके बाद हमें चर्चा मिलती है जैसे वरुण, वरुण जल के देवता, सोम जंगल के देवता, फॉरेस्ट के, मारुत तूफान या ठंडर के देवता, पूसन किसके, एनिमल या कहा जाए वनस्पति के देवता। पूसन, 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 इस समय पूसन किसके देवता थे, वनस्पति के देवता थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इनको किसका देवता कंसीडर कर दिया गया, शूद्रों के देवता। पूसन को किसके देवता बना दिया गया, शूद्रों के देवता बना दिया गया। इस समय ऋग्वेदिक काल में जो पूसन थे वो किसके देवता थे, वनस्पति के देवता थे। पूसन उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। अदिति, मदर ऑफ गॉडेस। ठीक है, ये हमें फीमेल गॉड की भी बात मिलती है, फीमेल गॉड जैसे अदिति, मदर ऑफ गॉड्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अगले चरण पर चलते हैं। ठीक है, कुछ चीज याद रखना, जैसे एक शब्द मिलता है सीता, सीता का क्या अर्थ है, तो हल से जोती गई जमीन पे पड़ा निशान। ठीक है, जैसे हम बोरो करते हैं लैंड को, जैसे ये एक लैंड है, इसमें क्या करेंगे, जुताई करेंगे। जब हल से जुताई करेंगे तो इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं, नालियां जैसी बन जाती हैं। उसको ही क्या कहा गया, सीता कहा गया। ठीक है, और इस समय जो टैक्स था वो कैसा, मैंडेटरी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। और टैक्स को क्या कहा गया, बलि कहा गया। टैक्स को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, जो क्या था, वॉलेंट्री, इच्छा अनुसार। जिसकी जितनी इच्छा उतना उसने दे दिया, उसको क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। ये मैंडेटरी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। तो ये था ऋग्वेदिक काल के बारे में हमने पढ़ा, ऋग्वेदिक काल के बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाएगा। सबसे पहले हमने देखा टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1500 से लेके 1000 BC तक रहा। आर्यंस कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, बुक्स कौन कौन सी मिलती हैं, क्या उनकी भाषा थी, आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, इतना देखा। क्या क्या शब्द मिलते हैं, नदियों को पुराने समय में किस किस नाम से आना जाता था, ये जरूर याद कर लेना। ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं, मिलान करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पॉलिटी में हमने देखा कि किस तरीके से सिक्वेंस चल रहा था।
ठीक, 10 राजयुद्ध के बारे में देखा, किस नदी के किनारे लड़ा गया, रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इस तरीके की चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा सभा समिति विदत। अर्थवेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। सामाजिक व्यवस्था देखी, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था देखी, वुमेन कंडीशन, महिलाओं की स्थिति देखी, बच्चों की स्थिति देखी, कैसी सोसाइटी थी ये देखी, कपड़े कैसे पहनते थे, ये सब चीजें हमने देखी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आर्थिक व्यवस्था देखिए, पशुपालन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी ये देखिए, क्या क्या शब्द मिलते हैं, जैसे संपत्ति के लिए क्या शब्द मिलता है, रई मिलता है, ये हमने देखा। अगली हमने रिलीजियस प्रैक्टिस या धार्मिक व्यवस्था के बारे में हमने देखा, जैसे प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन रहा, इंद्र रहे, ठीक है, किस समय में, ऋग्वैदिक काल में। दूसरे नंबर पे अग्नि, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमने देखी। टैक्स के बारे में हमने देखा। तो आशा करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करता हूँ।